नमस्कार, आप सबका नए साल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी और हम आपके सामने 2022 का ये पहला कोट अनकोट का ये एपिसोड लेकर आए हैं। इस एपिसोड में पिछले हफ्ते की जगह पिछले साल हुई बड़ी कोर्ट की खबरों के बारे में हम आपको बताएंगे। पिछले साल काफ़ी बड़ी जजमेंट्स आई कोर्ट से, लेकिन सबसे पहले जो हम आपको बताना चाहेंगे वो आपको रिकैप देना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट में जजों के अपॉइंटमेंट का। सुप्रीम कोर्ट में इस साल 9 जजों की अपॉइंटमेंट हुई, जो कि काफ़ी एक बड़ा नंबर था। सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसीज काफ़ी बढ़ गई थी और ये जो 9 अपॉइंटमेंट्स थी ये इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी क्योंकि इन्हें जो इनकी डाइवर्सिटी थी उसके लिए काफ़ी सराहा गया। इसमें एक दलित जज थे, एक ओबीसी जज थे, 3 महिला जजें थी और इसी के साथ एक साथ सुप्रीम कोर्ट में पहली बार 4 महिला जजेस को देखा गया। और इसके साथ साथ हमें 2027 के लिए हमारी पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश भारत की भी मिली। जी, जैसा कि अपूर्वा ने बताया, ये जुडिशरी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था। कोई जुडिशियल ऑर्डर नहीं था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था जो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने लिया, जिसके हेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन.वी. रमणा है अभी के लिए। और अपूर्वा, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट में अब 4 महिला जज होंगी और महिला जज उनमें से एक वो हैं जो 2027 में जो है जाके भारत की पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी। तो जहां तक भारत एज अ कंट्री का सवाल है, हमारे पास एक महिला प्राइम मिनिस्टर भी आ चुकी हैं, एक महिला राष्ट्रपति भी आ चुकी हैं। तो बहुत ही सालों से जो है लोगों ने ये उम्मीद लगा के रखी हुई थी कि कब जुडिशरी में जो है पहली बार एक महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगी। और वो उम्मीद और वो जो एक तरीके से कहते हैं जो वो एक वेट है, वो फाइनली जो है एंड हुआ जब अगस्त में 9 जजेस ने ओथ ली और जिसके साथ साथ जस्टिस बीवी नागारत्ना ने भी ओथ ली। जैसा कि अपूर्वा ने बताया, जस्टिस बीवी नागारत्ना 2027 में इंडिया की पहली चीफ जस्टिस, पहली वुमन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी। टेन्योर छोटा है, 1 महीने का है, बट हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण टेन्योर है क्योंकि शायद इसी डेवलपमेंट की वजह से अब बहुत महिला जो वकील हैं, जो लीगल प्रोफेशन में पहले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि बहुत बढ़ती जा रही हैं, उनकी जो है अब एक आस जो है वो लगा के बैठी हुई हैं कि शायद उनका भी कभी ना कभी जो है वक्त आएगा जज बनने का। अब सुप्रीम कोर्ट से ही ऑफ कोर्स काफ़ी और महत्वपूर्ण जजमेंट्स आए, लेकिन एक केस जो था उसकी काफ़ी चर्चा हुई सुप्रीम कोर्ट के, वो था पेगासस से जुड़ा केस। अब सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस की जांच करने के लिए एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र कमेटी की नियुक्ति की है। लेकिन आपको पहले उससे एक छोटा सा रिकैप दे दूं कि ये पेगासस जो पूरा मामला था ये कई मीडिया संगठनों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह के द्वारा आया था, जिन्होंने ये कहा था कि भारत में इजराइल की कंपनी के पेगासस स्पाईवेयर के जरिए सैकड़ों मोबाइल नंबर्स की पॉसिबली एक संभावना थी कि उनकी निगरानी की गई। इसमें काफ़ी बड़े मंत्री और पत्रकार और विपक्षी नेता, कई कार्यकर्ता, सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंचा था, इसमें शामिल थे। और इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इसके बाद जो इस पर कार्यवाही हुई वो बहुत ही दिलचस्प थी। अगर आप भद्रा जी अपूर्वा, दरअसल कार्यवाही काफ़ी लंबी चली और हेयरिंग के दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट ने बार बार केंद्र सरकार को मौका दिया स्पष्ट रूप से ये बताने का कि क्या वाकई में जो पिटिशनर्स सुप्रीम कोर्ट आए थे उनमें से, जैसा कि अपूर्वा ने बताया, कुछ ऐसे थे जिन्होंने ये क्लेम किया था कि उनके फ़ोन में भी ये सॉफ्टवेयर जो है डाला गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जो है केंद्र सरकार से बोला कि आप स्पष्ट करिए कि वाकई में क्या सरकार ने इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है या नहीं। मगर केंद्र सरकार किसी वजह से जो है पूर्ण रूप से अपने किसी भी हलफनामे में ये बात जो है स्पष्ट नहीं कर पाई और इसके चलते जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये इस जांच कमेटी की नियुक्ति करी। दरअसल केंद्र सरकार ने अपूर्वा अपनी तरफ से एक जांच कमेटी बिठाने की जो है वो ऑफर करी थी और कोर्ट को ये बोला था कि जो भी जांच कमेटी बैठेगी वो एक निष्पक्ष होगी और उस कमेटी की रिपोर्ट वो जो है केंद्र सरकार कोर्ट के सामने पेश करेगा। मगर इस चीज को ठुकराते हुए कोर्ट ने अपनी तरफ से जो है एक जांच कमेटी बिठाई और स्वतंत्र रूप से जो इस जांच कमेटी के मेंबर्स हैं उनकी पूरी बैकग्राउंड के बारे में पता किया
और कुछ लोगों से जो है उन्होंने बात भी करी, कुछ लोगों ने मना भी किया कि वो कमेटी के मेंबर्स नहीं बनना चाहते थे, और फाइनली जो है एक 3 मेंबर की कमेटी बनी जिसके अध्यक्ष जो है पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस आर.वी. रविंद्रन है, और इस कमेटी को जो है एक टेक्निकल कमेटी जो है वो सहयोग करेगी। अपूर्वा, दरअसल कमेटी फ्रेम करते वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक अहम बात बोली। उन्होंने बोला कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए मगर दिखना भी चाहिए, और इस अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जो निजता का अधिकार है, जो एक संवैधानिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने एक जजमेंट में इस चीज को जो है बोला हुआ है। उन्होंने बोला जहां तक निजता का अधिकार है वो बहुत अहम है। माना जो टेक्नोलॉजी है वो भी महत्वपूर्ण है, समय के साथ बदलती चली आ रही है और हमें अपनाना भी चाहिए, मगर टेक्नोलॉजी अपनाने का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे देश में रहने वाले नागरिक हैं उनकी निजता पे जो है कोई असर पड़े या जो उनका अधिकार है निजता का उसका कोई वायलेशन हो। तो इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है कमेटी की स्थापना करी है और कमेटी से एक रिपोर्ट मांगी है, और ये भी बोला है कमेटी को पता लगाने के लिए, मतलब कि अपनी रिपोर्ट में बताने के लिए कि क्या जो हमारे जो अभी के कानून है क्या उनमें कुछ बदलाव की जरूरत है या नहीं, ताकि ऐसे कार्य जो है आगे ना हो। अब इसके साथ साथ आपको बता दूं कि बंगाल सरकार ने भी एक कमेटी बिठाई थी पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मदन लोकुर की अध्यक्षता में, लेकिन ये बात भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। अब जैसे कि भद्रा ने बताया आप लोगों को, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बिठाई थी और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही जस्टिस लोकुर की जो कमेटी थी उस पर एक तरह से स्टे लगा दिया है। पहले सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का मामला आगे बढ़ेगा, उसके बाद जो ये पिटिशन फाइल हुई है जस्टिस लोकुर की कमेटी के खिलाफ उस पर कोर्ट सुनवाई करेगा। बिल्कुल। तीसरा जो हमारे पास आपके लिए ऑर्डर है वो भी सुप्रीम कोर्ट से आया। सुप्रीम कोर्ट काफ़ी बिजी रहा है इस साल। अब ये जो ऑर्डर है ये हमारे जो समानता के संवैधानिक अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी, उसकी बहुत बात हुई थी इस ऑर्डर में। इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, महिला कैंडिडेट्स जो हैं, उनको नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम लेने की परमिशन दे दी। और जहां सरकार ने ये मांग रखी कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें महिलाओं को अगले साल से बैठने दिया जाए, कोर्ट ने कहा कि नहीं, उन्हें इसी साल से इस एग्ज़ाम में बैठने दिया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ आई थिंक एक जब ऑर्डर में किसी को सफलता मिल जाती है तो और भी लोग सामने आते हैं। इसी के साथ साथ एक और पिटिशन कोर्ट के सामने आई जिसके द्वारा कोर्ट ने फिर राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में भी महिलाओं के बैठने की बात की और सरकार को कहा कि उन्हें इस एग्ज़ाम में भी बैठने दिया जाना चाहिए। बिल्कुल अपूर्वा, हम अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहेंगे। दरअसल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी में महिलाओं को जो है परमानेंट कमीशन देने का एक ऑर्डर दिया था, और सबसे खास बात यह है कि जिस जज ने इस एनडीए वाले केस में ऑर्डर दिया, निर्देश दिया केंद्र सरकार को, ये वही जज हैं जस्टिस संजय किशन कौल, जिन्होंने पहली बार तकरीबन 10 साल पहले दिल्ली हाई कोर्ट में बैठे हुए पहली बार जो है ये निर्देश दिया था कि औरतों को आर्मी में परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए। तो आप ये समझिए कि 10 साल पहले जस्टिस संजय किशन कौल ने आर्मी को लेके ये ऑर्डर दिया, 10 साल के बाद उनका ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, और अब जब उनके सामने ये दोबारा से एक मिलती जुलती पिटिशन आई कि भाई औरतों को एनडीए में भी दाखिल करने का निर्देश देना चाहिए, तो उन्होंने फिर से जो है एक तरीके से सिमिलर डायरेक्शन दी। और सबसे खास बात यह है, जैसे अपूर्वा ने बताया, केंद्र सरकार एक तरीके से मान गई थी इस बात को कि भाई हाँ, हम एनडीए में औरतों को एडमिशन देने के लिए तैयार हैं, दाखिला देने के लिए तैयार है, मगर वो कुछ महीनों के लिए ये अपना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर स्थगित करवाना चाहते थे। तो केंद्र सरकार का दरअसल ये कहना था, और वो इस वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक तरीके से पोस्टपोन कराना चाहते थे। उनका ये मानना था कि जो एग्जाम है वो नवंबर 2021 में होने वाला था और बहुत ही कम समय था उनके पास एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने का, सिलेबस नया बनाने का, ताकि औरतें जो हैं उस एग्जाम में बैठ सके। तो केंद्र सरकार की जो अर्जी लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ये बोला था कि भाई औरतों को मई 2022 से जो है बैठने की अनुमति मिलनी चाहिए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज करते हुए केंद्र सरकार को यह बोला कि जो हमारी देश की आर्मी है, हम उससे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हर समय, जैसे कि मतलब कि जहां पे एक वॉर टाइम का होता है,
वैसी जगहों में जाके जो है हमारे देश को जो है प्रोटेक्ट करती है। तो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है आर्मी के लिए हैंडल करना। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक तरीके से आशा जताई कि केंद्र सरकार और आर्मी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन नहीं करेंगी। अच्छा, जो सबसे बहुत ही खास बात और जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो नवंबर 2021 में एग्ज़ाम हुआ, उसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में जो है औरतें बैठी थी। और जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया उसमें 1000 से ज़्यादा, मतलब कि 1002 औरतों ने जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। टोटल जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया था वो थे 8009, जिसमें से 7007 आदमी थे और 1002 थी औरतें। बहुत ही खुशी की बात है ये। अगली जो खबर है वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं, कैलकाटा हाई कोर्ट से आ रही है। 5 जजों की बेंच ने एक आदेश दिया था। दरअसल कैलकाटा हाई कोर्ट ने मई के महीने में हुई चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी वेस्ट बंगाल में, उसकी जांच को सीबीआई को सौंप दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक जजमेंट आया था जिसमें कोर्ट ने ये स्पष्ट किया था कि ये जांच हाई कोर्ट की निगरानी में होगी। कोर्ट ने ये भी कहा था कि इस हिंसा में मर्डर, रेप और औरतों के खिलाफ हुए अपराधों की जांच सीबीआई करेगी और इसके अलावा बाकी जो आपराधिक मामले हैं उनकी जांच एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी जिसमें 3 आईपीएस ऑफिसर्स शामिल होंगे। इस एसआईटी की फिर निगरानी एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज करेंगे। अब इसके साथ कोर्ट ने बंगाल सरकार को ये भी निर्देश दिया था कि वो जल्द से जल्द पीड़ितों को मुआवजे और कॉम्पनसेशन की उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा और अब वहां पे पेंडिंग है। बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई जी। और जो ये हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था, ये ममता बनर्जी की जो सरकार है वेस्ट बंगाल में, एक तरीके से इसको एक तरीके के लोगों ने ये बोला कि एक तरीके से एक झटका लगा है ममता बनर्जी की सरकार को, क्योंकि पूरी हेयरिंग के दौरान जो ममता बनर्जी की सरकार है उन्होंने इस चीज की जो है ऑपोजिशन करी थी। जो मांग उठाई गई थी हाई कोर्ट के सामने कि पूरे हिंसा के मामले में एक सीबीआई जांच होनी चाहिए, उस चीज को उन्होंने अपोज किया था। और बाकायदा उन्होंने कोर्ट के सामने पूरा एक ब्यौरा दिया था कि किस तरीके से जो राज्य पुलिस है उन्होंने हर एक केस में एफआईआर लॉन्च करी है और एफआईआर के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन भी करी है। दरअसल अपूर्वा, ये पूरा मामला बहुत ही राजनीतिक हो गया था, क्योंकि हम सबको पता है कि जो वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए थे उसमें कितना एक तरीके से बहुत ही हॉटली कंटेस्टेड चुनाव था टीएमसी और बीजेपी के बीच में। तो और जैसा कि आपने बोला, इस फैसले के खिलाफ वेस्ट बंगाल सरकार जो है अब सुप्रीम कोर्ट आ गई है। उन्होंने अपनी अपील फाइल करी है। अपील के रिस्पांस में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी इशू कर दिया है, मगर अभी उसमें जो है वो सुनवाई जारी ही है, अभी उसमें कोई फैसला आया नहीं है। अपने अपील में सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल सरकार ने दरअसल 2 चीज़ें करी हैं, बहुत अहम बात बोली है। वो ये बोला है कि जो कलकत्ता हाई कोर्ट था उन्होंने दरअसल अपना निर्देश जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक रिपोर्ट पे दिया था। वेस्ट बंगाल सरकार का ये मानना है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो वो रिपोर्ट थी वो एक इंटरिम रिपोर्ट थी, एक फाइनल रिपोर्ट नहीं थी, और सरकार को और राज्य सरकार को मौका नहीं मिला था उस एनएचआरसी की रिपोर्ट के जवाब में कुछ अपनी तरफ से बोलने का। दूसरी चीज जो वेस्ट बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बोली है, उन्होंने ये बोला है कि जो हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है, ये जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है उसको एक तरीके से डिस्टर्ब करता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है वो स्टेट का होता है, वो राज्य सरकार का होता है, और सीबीआई एक राज्य मतलब कि एक स्टेट एजेंसी नहीं है, एक केंद्र की जो है वो एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी है। तो इसलिए जो है वेस्ट बंगाल ने इस हाई कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ जो है अपील लगाई है और बोला है जो रिमार्क्स पास किए गए थे हाई कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ, वो रिमार्क्स को भी एक तरीके से हटा देने का निर्देश देना चाहिए। अब आखिरी जो हम बात करना चाहेंगे वो 2 और हाई कोर्ट की जजमेंट्स के बारे में बात करना चाहेंगे। दरअसल यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जो आतंकवाद के खिलाफ हमारा जो कानून है वो भी काफ़ी चर्चा में रहा पिछले साल, दिल्ली दंगों को लेके, भीमा कोरेगांव को लेके, सिद्दीकी कपन को लेके। लेकिन ये जो 2 जजमेंट्स हैं, ये बॉम्बे हाई कोर्ट की, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट पहले आई, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 दिल्ली दंगों में जो आरोपी हैं, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ तन्हा, उनको बेल दी। और उनको बेल देते हुए कोर्ट ने यूएपीए को जिस तरह से उन्होंने इंटरप्रेट किया, जिस तरह से इस कानून की बात की, उसकी काफ़ी सराहना हुई। इसके बाद आया बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट, जिसके द्वारा सुधा भारद्वाज, जो कि भीमा
कोरेगांव केस में आरोपी है उनको बेल दी गई, और उनको जो बेल दी गई वो एक तरह से टेक्निकल ग्राउंड्स पे दी गई। उनको डिफ़ॉल्ट बेल मिली, जिसमें कोर्ट ने ये देखा कि उनके खिलाफ पुलिस ने जो जांच की थी और जो चार्जशीट फाइल की थी वो समय पे नहीं फाइल की थी, और जो इस चार्जशीट को फाइल करने का जो पीरियड बढ़ाया गया था वो सही ऑर्डर के द्वारा नहीं बढ़ाया गया था। जो सही कोर्ट को ऑर्डर देना चाहिए उस कोर्ट ने इस ऑर्डर को नहीं दिया था, और इस बात पे ये ऑर्डर पास हुआ। दोनों ऑर्डर्स आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, अपील गई सुप्रीम कोर्ट तक, और इनका जो नतीजा था वो थोड़ा अलग था। सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जो अपील थी, सुधा भारद्वाज की बेल के खिलाफ जो अपील थी उसको खारिज कर दिया, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट की ऑर्डर के खिलाफ जो अपील थी उसमें कोर्ट ने बेल तो खारिज नहीं की। उन्होंने कहा कि अब ये इन तीनों को बेल मिल गई है तो ठीक है, लेकिन जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो कानून पे यूएपीए पे जो टिप्पणी थी उस पर एक तरह से स्टे लगा दिया। मतलब क्या है इसका कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस केस को नहीं सुन लेता तब तक दिल्ली हाई कोर्ट की जो इस कानून पे टिप्पणी थी उसको कोई और हाई कोर्ट एक तरह से साइट नहीं कर सकता, उस पर रिलाय करके किसी और को बेल नहीं दे सकता। जी, और जहाँ तक जो नताशा नरवाल या दिल्ली दंगों वाले केस का सवाल है, उसमें जैसा पूर्वा ने बताया दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही कठोर टिप्पणी करी थी पूरे केस को लेके, पूरे मामले को लेके। इतना तक उन्होंने बोल दिया था कि जिस तरह की एक्टिविटीज इन तीनों ने करी हैं वो शायद वो एक तरीके से यूपा में नहीं आती हैं। उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली, जैसे कि उन्होंने ये भी बोला कि जो पूरा केस है उससे ऐसा लगता है कि असंतोष को दबाने की चिंता में मामला हाथ से निकल सकता है। और उन्होंने आगे चल के ये भी बोला कि राज्य के संवैधानिक रूप से मिले विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच में लाइन को धुंधला कर दिया गया है पूरे इस केस में। क्योंकि जहां तक दिल्ली पुलिस का एलिगेशन है दिल्ली दंगों के केस में, उन्होंने इस पूरे जो दंगों को जो 2020 में फरवरी में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इलाके में हुए थे उसको एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी माना है, और ये बोला है कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनका एक ही मकसद था, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है, केंद्र सरकार है, उनको हटाने का। तो इसको एक तरीके से खारिज किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में, और आगे चल के उन्होंने ये बोला है कि सरकारी और संसदीय कार्रवाइयों के खिलाफ प्रदर्शन करना वैध है, मतलब कि इलीगल नहीं है। जब तक प्रोटेस्ट वायलेंट नहीं होते हैं, शांतिपूर्ण चल रहे हैं, उसमें कोई हिंसा नहीं है, तब तक इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं वो लीगल है, वो वैध है, उसमें कोई गलत काम नहीं है, उसमें कोई क्रिमिनल एक्टिविटी जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। फिर उन्होंने आगे चल के ये भी बोला कि जब सरकारी या संसदीय कार्यों का व्यापक विरोध होता है तो भड़काऊ भाषण देना या चक्का जाम का आयोजन और इस तरह की हरकतें असामान्य नहीं होती। मतलब कि एक तरीके से पूरे इस रायट्स में जहाँ तक आपको याद है अपूर्वा, मोस्टली स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे, तो स्टूडेंट्स ने जो है हर जगह चक्का जाम कर दिया था, और ये जो ये प्रोटेस्ट चल रहा था ये दरअसल एंटी CAA प्रोटेस्ट चल रहे थे उन दिनों दिल्ली में, जो CAA जो नया लॉ आया था उसको लेके, और उसी को चलते हुए ये सारे जितने स्टूडेंट्स थे, अलग अलग कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स जो थे दिल्ली के अलग अलग जो एरियाज थे वहां पे जो है चक्का जाम किया था। एक विरोध का एक ही रूप था, और इस रूप को जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने एक तरीके से वैध माना है, अवैध नहीं माना है। मगर जैसा अपूर्वा ने बोला है, ये सारी ऑब्जर्वेशंस अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दी हैं, और इन पे कोई और हाई कोर्ट या कोर्ट रिलाई नहीं कर सकता है। तो चलिए अपूर्वा, 2022 के CUC के पहले एपिसोड में हमने काफ़ी कुछ अपने दर्शकों को बताया है जो 2021 में महत्वपूर्ण कोर्ट की डेवलपमेंट्स हुई हैं, और इस पहले एपिसोड के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। बिल्कुल भद्रा, और दर्शकों को बता दूं कि कल से सारे कोर्ट्स भी खुल रहे हैं छुट्टियों के बाद, तो हमारे पास अगले हफ्ते आपके लिए और नई खबरें आएंगी कोर्ट से। तब तक के लिए हमसे इसी तरह से जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।